हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू करने वाले हैं जो कि 2025 में हुआ था। सॉरी, जो कि 2025 में हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि 4 फरवरी को एग्जाम शुरू हुआ था और 25 फरवरी को आखिरी शिफ्ट हुआ था, जो कि 2025 में हुआ था। एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है 2026 में, तो हम लोग 2025 का पीवाईक्यू करते हैं क्योंकि उसी के बेस पे आते हैं। ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें हम लोग बस हिंदी का पीवाईक्यू करेंगे और अपनी हिंदी की भी चल रही है, मैथ की भी चल रही है, रीजनिंग की भी चल रही है और जीएस की भी चल रही है। और एक पांचवा भी पांचवा भी चल रहा है जिसमें चारों सब्जेक्ट कंबाइंड है। तो टोटल एक दिन में हम लोग की 5 वीडियो आने वाली है। तो ये वाली जो वीडियो हो ये स्पेशल बस हिंदी पीवाईक्यू को है जो एसएससी जीडी में आया था। आप लोग देख सकते हैं 4 फरवरी 2025 और शिफ्ट 1 का पेपर है जिसमें 20 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि यह वस्तु ग्राह्य या उपयुक्त वाक्य में ग्राह्य या शब्द का विलोम चयन कीजिए। देखिए, हम अगर बस इसको जैसे मान लीजिए कि इसका रट्टा हम मार ले कि हमारा ऑप्शन ये सही होने वाला है, तो इससे हमारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बाकी ऑप्शन को भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा ताकि इस बार एग्जाम में गलती की कोई भी संभावना ना हो। तो देखिए, ये चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, और इसका विलोम होता है अनार्य जो श्रेष्ठ न हो। एग्जाम में सब रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन को भी लिया। दूसरा ऑप्शन है अनाग्रह, यानी आग्रह का अनुभव, हठ ना करना। इसका विलोम होता है आग्रह, किसी बात पर जोर देना। तीसरा है भोज्य, यानी खाने योग्य, और इसका विलोम है अभोज्य, जो खाने योग्य न हो। और चौथा ऑप्शन है त्याज्य, यानी त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य, और इसका विलोम होता है ग्राह्य, यानी ग्रहण करने योग्य। तो आपके ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा त्याज्य। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, और त्याज्य का मतलब हो गया तो होता है त्यागना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। 1 सेकंड। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा है जिसमें मुहावरे का प्रयोग सही से नहीं किया गया, हमें उसी को पहचानना है। तो देखिए, मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली है, अब सब कुछ करना है अपने परिवार के लिए। दूसरा ऑप्शन है, तुमने मेरा इतना नुकसान किया है कि अब मैंने तुम्हारे कपड़े न उतरवा लिए तो मेरा नाम नहीं। तीसरा ऑप्शन है, तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही कहीं चाटने लगते हो। तो देखिए, गलती यहीं पर है। कमर कस लेना आप जानते हैं, तैयार हो जाना, और कपड़े उतरवा देना यानी बेइज्जती करना, और मुझे देखते ही कहीं चाटने लगते हो। देखिए, चाटना नहीं काटना होना होता है इसका। चौथा ऑप्शन, मैं चाहे कब्र खोद कर इतना पैसा लाऊं, तुमसे क्या मतलब, तुम तो ये जमीन बेचने के लिए मान जाओ। कब्र खोदना यानी मैं कोई भी जोखिम काम करूँ, तुम्हें बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। आइए इसे एक्सप्लेन भी करते हैं। देखिए, कनी काटना, कतरा कर निकल जाना या सामने ना आना। जैसे कोई आपका फ्रेंड पैसा ले लेता है तो आपको देखते ही क्या कहते हैं, नजरें अपनी झुका लेता है या बगल से निकल जाता है, उसी को कहते हैं कि भाई कनी काटना, कनी काट रहे हो, तो उसी को कनी काटना कहते हैं। और लेकिन एक ऑप्शन में आपका क्या दिया है, कनी चाटना। देखिए, कनी चाटना तो गलती यहीं पर है, ऑप्शन सी में गलती है। कनी काटना होगा, चाटना नहीं। और नेक्स्ट ऑप्शन, कपड़े उतरवाना, घोर अपमान करना या बेइज्जती करना। तीसरा ऑप्शन, कमर कसना, पूरी तरह तैयार हो जाना। और चौथा ऑप्शन, कब्र खोदना, अत्यंत कठिन परिश्रम या जोखिम उठाकर कोई काम करना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसके बाद फिर देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूरे एसएससी जीडी 2025 में जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसको हम कैलकुलेट करें थे 20 × 42, उसमें ये क्वेश्चन टॉप 3 नंबर पे था। यानी अगर क्वेश्चन की हम लिस्ट बनाए तो टॉप 3 नंबर पे ये क्वेश्चन था। इसको कुछ ही परसेंट, शायद 2% ही बच्चे इसको बस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि इसमें बच्चों के यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन है कि ऑप्शन है, इसके बाद फिर क्या हुआ, यह कैसे संभव हो सकता है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। देखिए, अब इस पर हम नज़र दौड़ाएं तो आप जानते हैं कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। काल मतलब भी समय होता है, और समय पहले से दे रखा है, तो 2 बार समय आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। मेरे पास केवल एक घड़ी है, यह कैसे संभव हो सकता है, इसके बाद फिर क्या हुआ था। तो बच्चों में इसकी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। संभव का मतलब भी होता है कि हो सकता है, जैसे होता है कि हो सकता है, मतलब बोलते हैं जैसे भी। चलिए, ऑप्शन में हम आपको अच्छे से लिख के लाए हैं ताकि समझा सकें। देखिए, इसका शुद्ध रूप होगा, मेरे पास केवल एक घड़ी है,
ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और सी गलती है। कन्फ्यूजन बच्चों को ए में, सी को तो सबको पता है कि संभव भी और हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होगा, लेकिन ऑप्शन ए सी में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन भी हुआ था। तो देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ, इस वाक्य में बाद और फिर दोनों का प्रयोग एक साथ किया गया है, जो कि पुनरुक्ति दोष है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ। देखिए दोनों का मतलब यही है, या तो बाद बोलो या फिर बोलो। इसके बाद क्या हुआ मतलब वही निकल रहा है, इस फिर क्या हुआ मतलब वही निकल रहा है। तो या तो बाद आएगा या फिर आएगा, यानी ये रिपीट होगा, इनमें से कोई एक ही आना चाहिए। ऑप्शन बी, यह कैसे संभव हो सकता है। देखिए इसमें संभव और हो सकता है दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए हुआ है। संभव शब्द में ही होने की संभावना निहित होती है। जैसे संभव है मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोनों में वर्ड वही आए थे और दोनों का मतलब वही है, तो या तो संभव हो सकता है, संभव आएगा, या हो सकता है। निहित है, शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह कैसे संभव है। ऑप्शन डी, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। यहाँ प्रातःकाल शब्द में काल का अर्थ स्वयं समय ही है, इसलिए अलग से शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। काल का अर्थ समय होता है, यहाँ पे भी समय यानी रिपीट है। संभव और हो सकता है दोनों का मतलब सेम होता है, बाद और फिर दोनों का मतलब सेम है। तो ये हो सकता है कि हम क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करें, क्योंकि ये पूरे एग्जाम में टॉप 3 पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। मतलब कौन से इसमें से विशेषण नहीं है। उत्तर चढ़ाओ, लाल कपड़ा, मोटा लड़का, ऊंचा मकान। देखिए विशेषण कहते किसे, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए। अब जैसे देखिए लाल कपड़ा, लाल कपड़े की विशेषता बता रहे कि ये कपड़ा लाल कलर का है। ऊंचा मकान, ऊंचा विशेषण है, ये विशेषता बता रहे हैं मकान की कि मकान ऊंचा है। मोटा लड़का, मोटा विशेषण है, ये लड़का की विशेषता बता रहे कि लड़का मोटा है। लेकिन उत्तर और चढ़ाव ये विशेष है, विशेष से होते हैं जो किसी की विशेषता, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, लाल कपड़ा, लाल रंग, ये गुणवाचक विशेषण है जो कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण युक्त है। और उतार चढ़ाव, उत्तर चढ़ाव या उतार चढ़ाव है, उत्तर चढ़ाव, उतार चढ़ाव। टाइपिंग एरर हो गया, लेकिन आप इनमें से कोई भी मतलब निकाल लीजिए। ये दोनों शब्द संज्ञा भाववाचक हैं। यह किसी की विशेषता नहीं बता रहे बल्कि एक स्थिति का नाम है, इसलिए ये नहीं होगा। मोटा लड़का ये भी विशेषण युक्त है, ऊंचा मकान ये भी विशेषण युक्त है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 6 महीने का समय, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी 6 महीने का समय, इसको हम क्या बोलते हैं, छठी, छठा, छमाही या छमाही। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखिए छमाही, 6 महीने की अवधि या समय, इसे अर्धवार्षिक कहा जाता है, जो यही आंसर होगा। छमाही, यह छमाही का तद्भव या बोलचाल का रूप है। ये तद्भव रूप है, जो कभी इसको एरर माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में जब ये दिया है तो हम इसी को सही मानेंगे। छठवां, ये एक संख्यावाचक विशेषण है जिसका अर्थ है छठे स्थान पर आने वाला, सिक्स्थ। छठ ये एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो कार्तिक मास में मनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ गया होगा, में आ गया होगा, इसका आंसर होगा छमाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये मेरा पहला वीडियो, मतलब मैं यूट्यूबर बहुत पुराना हूँ, मेरी और भी चैनल थे, एजुकेशन में ये मेरा पहला चैनल है, तो हो सकता है थोड़ी वही सबको अजीब लगे, कुछ दिन में आदत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, विद्यार्थियों की टोलियां, मेले में कई। देखिए आपको एग्जाम में सोचना कैसे है, सबसे पहले आपको इजी वर्ड सोचना है। मेले में, ये तो गारंटेड है कि मेले में हम लोग, मतलब ये कन्फर्म है कि मेले में गलती नहीं हो सकता, इतना तो आप कन्फर्म है। तो इस सबको पहले काट दीजिए। बचा विद्यार्थियों की टोलियां कई, कहीं भी सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं, तो इसको भी रहने दीजिए। अब बच्चा विद्यार्थियों और टोलियां, इनमें से आपको कैसे पता करना है। तो विद्यार्थी आप समझ सकते हैं, ये भी सही है, थोड़ा तो सेंस होना चाहिए। और दूसरा है टोलियों, तो देखिए टोली होता है, टोली, इसमें बड़ी ई की मात्रा रहती है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे नीचे एक्सप्लेन किया हूँ, मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, तो इसमें टोलियों में टोली अगर बस रहेगा तो बड़ी की मात्रा रहेगी,
लेकिन जब टोली हम बहुवचन कर देगा तो छोटे की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि टोली शब्द का बहुवचन बनाते समय अंतिम बड़े ई की मात्रा छोटी मात्रा में बदल जाती है, इसलिए यहाँ पे छोटी ई का मात्रा होगा। तो आपका गलती किस में है? टोलियों में, ऑप्शन बी में। समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। देखो विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। अब देखिए अगर आप बस जनार्दन टिक मार देते हैं कि विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन होगा, तो हो सकता है भाई अगले एग्जाम में नागेश के बारे में पूछ लो, राकेश के बारे में पूछ ले, तो एग्जामिनर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी वही देता है जो फेमस होते हैं, और अगली एग्जाम में देखेंगे तो फिर इसी में से उठा के देगा। आप एक एग्जाम्पल के लिए लीजिए, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कहाँ से, वरना हम पर्यायवाची अगर रट्टा मारने बैठे तो आप खुद जानते हैं कि सैकड़ों पर्यायवाची हम नहीं याद कर सकते, कोई कहाँ से याद करेगा। तो हमें एग्जामिनर के दिमाग को सोचना होगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलूँ कि आप अपने दोस्तों के नाम बताइए, तो आप कहाँ से बोलेंगे? अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में बताएंगे, फिर अपने रिलेशन के दोस्तों के नाम बताएंगे, घर के नाम बताएंगे। उसके बाद जब आपसे बोला जाएगा तो आपके पास उतना बचेगा नहीं। तो ठीक वैसे ये एग्जाम शुरू में वही सब वर्ड देता है और घुमा फिरा के सब उन्हीं वर्डों का यूज़ करता है। कोई भी एग्जाम मुझे उठा के देख लीजिए, इन्हीं से रिलेटेड सब रहता है। तो इन ऑप्शन को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा जनार्दन। ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। बाकी ऑप्शन को भी हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है नाग, नागेंद्र। देखिए पर्यायवाची नाग का पर्यायवाची होता है सर्प, सांप, व्याल, भुजंग, विस्तर, फड़ी, अहि, उरग, फड़ी, पन्नग, सारंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गूगल से बस कॉपी करके ऐसे ही लिख दिया, ऐसे करेंगे तो हमें बहुत याद करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कंटेंट कहाँ से है। आप टेक्स्ट बुक में बस नाग सर्च कीजिएगा, नहीं सॉरी, आप गूगल पे नाग सर्च कीजिए और उसके बाद लिखिए टेक्स्ट बुक। एग्जाम में आज तक नाग के जितने भी पर्यायवाची पूछे गए हैं उन सबको एक एक सेलेक्ट करके मैंने किए। जैसे आप क्रोम पे सर्च करेंगे ना, तो आपके नाग से जितने भी PYQ हैं सब आ जाएंगे। वहाँ से मैंने एक एक नाम को कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट किया है। इसीलिए सब के सब नाम किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने गूगल से कॉपी नहीं किया है। ये सब एग्जाम किसी में आ चुके हैं, और अगली बार अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, यहाँ से नाम बाहर जा नहीं सकता, इसलिए आप इसको अच्छे से रट लीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है नागेश। नागेश किसको कहते हैं? तो नागों का इस मतलब स्वामी होता है, देवता होता है। तो नागों का देवता यानी भगवान शिव। तो देखिए भगवान शिव के कितने पर्यायवाची हैं? शेषनाग, नागेंद्र, फणीस, शिव, वासुकी, अनंत, अहीस, फणिद्र, सर्पराज, नागराज, महादेव, शंकर, महेश, रुद्र, शंभु, नीलकंठ, त्रिलोचन, गिरीश, पशुपतिनाथ और महेश्वर। आप कोई भी एग्जाम का उठा के देख लीजिए, PYQ आपकी कापी में नोट होगा, इन्हीं में से होगा, इनमें से बाहर जा ही नहीं सकता। मैंने सब कवर किया है, क्योंकि मैं खुद SSC GD की तैयारी करूँ, मैंने ऐसा PDF बनाया कि भाई इस बार सिलेक्शन लेना ही है, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। और जनार्दन जो हम लोगों से पूछा था, तो जनार्दन के ऑप्शन में था, तो जनार्दन का पर्यायवाची देखते हैं। विष्णु, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, चतुर्भुज, पीताम्बर, नारायण, माधव, दामोदर, पीताम्बर, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, हरि, केशव, शेष साई, गरुड़ ध्वज और विश्वम्बर। ये विष्णु का पर्यायवाची है। देखिए आप में जनार्दन पूछा तो पूछ लिया, हो सकता है अगली बार शेष शाही पूछ लिया, गरुड़ ध्वज पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सबको ले लिया ताकि इस बार एग्जाम में कोई भी छूटने की संभावना ना हो। उसके बाद आता है राकेश। राकेश को अगर हम तोड़े तो रा का धन ईश, रा का मतलब रात और ईश मतलब स्वामी, यानी रात का स्वामी किसे कहते हैं? चंद्रमा। देखिए ये कोई मैं पोथी पत्र नहीं, आपको ऐसे आना चाहिए तब आप किसी भी पर्यायवाची को तोड़ लेंगे। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? शशि, चांद, इंदु, सुधांशु, राकेश, मयंक, निशाचर, हिमांशु, विधु, कलानिधि, रजनीपति, मृगांक, सोम, राकापति और सुधाकर, ये होते हैं इसके। तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा, इसका जनार्दन ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, उसे इनमें से क्या कहेंगे? उपमा, अनादि, अनन्य, अनुपम। देखिए ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं।
क्वेश्चन पहले से एक बार देख लीजिए। और जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, उपमा जिससे किसी वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे चांद सा मुखड़ा में चांद उपमा है। अनादि जिसका कोई आरंभ या शुरुआत आदि न हो, इसको अनादि, जिसका कोई आरंभ या शुरुआत न हो उसको अनादि कहते हैं। तो इसका उसके बाद है अनन्य। अनन्य का अर्थ होता है अन धर अन्य, यानी दूसरा, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो या जो केवल एक ही निष्ठा रखता हो, जैसे अनन्य भक्त। अब आता है चौथा ऑप्शन अनुपम, यानी अन यानी नहीं और उपमा। अनुपम को तोड़े तो अन और उपमा होता है, यानी अन मतलब नहीं और उपमा मतलब तुलना, जिसकी तुलना किसी से न की जा सके, जो बेजोड़ हो। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जिसकी उपमा न दी जा सके, आपने देख लिया उपमा तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि जिसकी तुलना की जा सके, तो ऑप्शन में तो ये होगा नहीं। दूसरा अनादि, जिसका कोई आरंभ न हो। भाई हमें आरंभ से नहीं मतलब है, हमें तुलना से पूछा कि जिसका उपमा नहीं दी जा सके। अब आप बताइए कि ऑप्शन सी होगा या डी होगा, क्योंकि बहुत बच्चों का ये कन्फ्यूजन था, ये भी टॉप क्वेश्चन में आया था और मतभेद भी हुआ था इस क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश, देखिए चाहे तो मैं टिक करवा सकता था, लेकिन मैं भी खुद की तैयारी कर रहा हूँ, इस पर गलती की संभावना नहीं रखनी है। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, यानी जिसकी बराबरी न की जा सके, तो आपका ऑप्शन ये भी कट गया, पहला ऑप्शन बी भी कट गया। आपने अनन्य की परिभाषा देखा, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, ठीक। और आपने अनुपम की भी परिभाषा देखा, जिसकी तुलना न की जा सके। तो आप ही बताइए कि उस ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा, सी होगा या डी होगा, क्योंकि दोनों का सेम वही निकल रहा है कि जिसका जैसा कोई दूसरा ना हो। और ऑप्शन डी निकल रहा है जिसकी तुलना किसी से न की जा सके। और क्वेश्चन भी वही पूछा है कि जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सके, तो कौन सा आंसर होगा, सी होगा तो डी क्यों नहीं, और डी होगा तो सी क्यों नहीं। तो आइए इसके हम कन्फ्यूजन को समझते हैं। अनन्य का वास्तविक मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। जैसे मान लीजिए कि रावण ने भगवान शिव की पूजा की, तो भगवान शिव ने क्या कहा रावण को कि हे रावण, तुम मेरे अनन्य, क्या कहते हैं, भक्त हो, अनन्य भक्त हो, यानी जैसे तुम्हारा जैसा कोई भक्त नहीं। इसका मतलब तो ये नहीं ना कि ब्रह्मांड में शिव जी की पूजा कोई नहीं करता। भाई शिव जी की पूजा करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन रावण सबसे ज्यादा करता है। तुलना की जा सकती है, लेकिन तुलना में रावण का स्थान ऊपर रहेगा और हमारा स्थान नीचे आएगा। तो अनन्य यहाँ पे इसीलिए गलती हो जाता है। जैसे अनन्य भक्त, यानी तुम जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं है, तुम सबसे टॉप पर हो। और अनुपम मतलब कोई है ही नहीं जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, जो बेजोड़ हो। इसलिए ऑप्शन डी होगा। मैंने ऐसे एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आप इसका स्कोर देख लीजिएगा, इसको लगभग 4 से 5% बच्चों ने ही किया। ये टॉप 10 क्वेश्चन के अंदर लगभग आया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये कन्फ्यूजन का है। मैक्सिमम लड़के अनन्य और अनुपम में गलती किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग में से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को स्पेस, रास्ते से गुजरना पड़ता है। पहले आपको समझना होगा कि भाई सार्थक और निरर्थक शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई सही मतलब या अर्थ निकलता हो। निरर्थक जिसका कोई अर्थ या मतलब ना हो, बिना मतलब का। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाई रोटी वोटी खा लिए। रोटी तो हम जानते हैं कि भाई रोटी हम जो खाते हैं उसको रोटी, तो ये सार्थक है, इसका मतलब है रोटी। ओटी क्या होता है, ओटी का कोई मतलब नहीं होता है, बस हम लोग साथ में बोल देते हैं, तो उसी को हम लोग निरर्थक कहते हैं। रोटी सार्थक, ओटी निरर्थक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या करें, जीवन में हमेशा मनुष्य को चलते फिरते रास्ते से गुजरना पड़ता है। भाई चलते का भी मतलब होता है, फिरते का। आप डायरेक्ट ऐसे देखिए ना, आप ऑप्शन से कहाँ गया, हाँ निरर्थक, जिसका कोई अर्थ या मतलब ना हो। सार्थक जिसका कोई सही मतलब या अर्थ हो। देखिए इसका आंसर होगा टेढ़े मेढ़े। टेढ़े, टेढ़ा सार्थक शब्द है जिसका अर्थ मुड़ा हुआ कठिन होता है। मेढ़ा ये एक निरर्थक शब्द है, मेढ़ा का कोई अर्थ नहीं होता, टेढ़ा का अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए ऊपर नीचे ये दिशा बताता है। सुगम ये सिंगल वर्ड है, हमें सार्थक के साथ निरर्थक भी यानी 2 वर्ड चाहिए, ये बस एक ही वर्ड है। चलते फिरते, भाई चलते का भी अर्थ होता है, फिरते का। गांव में हम लोग क्या बोलते हैं, चलो चलते हैं, चलते मतलब आप जानते हैं। और फिरते, फिरते का भी मतलब होता है, ये निरर्थक नहीं है, ये गाँव के लोग अच्छे से समझते हैं। भोजपुर में लोग क्या बोलते हैं, चला तने फिर क्या बोल जाओ, तो फिरते का भी अर्थ होता है। ऑप्शन में आप देख लीजिए, चलते फिरते, सार्थक सार्थक, चलते का भी अर्थ है इसलिए सार्थक, फिरते का भी अर्थ है इसलिए सार्थक। क्योंकि चलना और फिरना दोनों के स्पष्ट और अलग अर्थ होते हैं, इसलिए गलत। सुगम ये एकल शब्द है, हमें सार्थक और निरर्थक 2 शब्द चाहिए, एक युग्म चाहिए, जोड़े वाला शब्द नहीं है।
इसलिए ये भी नहीं हो गया। उसके बाद है ऊपर नीचे, ये विलोम शब्द है, ऊपर नीचे सार्थक नहीं है। ऊपर नीचे देखिए ये विलोम शब्द है, जहाँ दोनों शब्द ऊपर और नीचे सार्थक हैं और एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पोथी पत्र, भाई पोथी पत्र से हमें मतलब नहीं रखता, हमें क्वेश्चन को अच्छे से गहराई से समझना है उसको। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, यानी किसमें गलती नहीं है। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है। भाई मोहन पुरुष है और ये अच्छी कहाँ से भाई, अच्छा होगा, तो ये भी गलत हो गया। तुम्हारा गांव किसका है, भाई किसका कहाँ होता है, भाई गांव किसी आदमी का थोड़ी होता है। तुम्हारा गांव कैसा है या कहाँ है, तुम्हारा गांव कहाँ है, ये तुम्हारा गांव कौन सा है, ये होगा। आपकी बातें बहुत मीठा है, भाई मीठा नहीं होता, मीठी होता है। आपकी बातें बहुत मीठी हैं। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, भाई ये सही है। आइए एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, एक शब्द में था अच्छी, अच्छी नहीं अच्छा होगा, मीठा नहीं मीठी होती है, किसका नहीं कौन सा, आपका कौन सा गांव है। शुद्ध वाक्य मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो भाई ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा समझाने के लिए ज़्यादा लेक्चर तो देने ही पड़ेंगे। और चलिए देखते हैं जो भी हो। अनन्या ने नेहा को पत्र लिख रही है, अनन्या नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग इस वाक्य को लिखिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। इसने किशन ये बोला कि इस वाक्य को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जो दूसरों से काम करवाए, मतलब आसान भाषा में बोल सकते हैं कि जो आलसी व्यक्ति दूसरों से काम करवाए। तो देखिए, प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये मैंने पांचों क्रिया को एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम में इसे बाहर नहीं पूछता, इन्हीं पांचों क्रिया से पूछेगा। बाकी सकर्मक अकर्मक अलग है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, जैसे वह आया, आया एक सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, दो या अधिक धातुओं के योग से बनी है। वो पहुंच गया, पहुंच एक क्रिया, गया दूसरी क्रिया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रिया जो होती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे बतियाना, बात संज्ञा हो गया, और संज्ञा से बना बतियाना। हाथ संज्ञा होता है, हाथ से बना नाम धातु क्रिया, यानी हथियाना। जो संज्ञा से क्रिया बने उसको नाम धातु कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया जो आपको एग्जाम में से पूछा है, इस बार इससे पूछा, हो सकता है अगले साल इससे पूछ ले, इस साल। तो भाई इसलिए हमको अच्छे से सभी एक्सप्लेन करना है। मैंने इसमें सभी टॉपिक को अच्छे से लिया है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब होता है कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी और को प्रेरित करें। जैसे लिखवाना पढ़वाना, आम भाषा में समझिए कि आपके पापा ने आपके बड़े भाई से बोला कि भाई एक रोटी दो, तो आपके बड़े भाई ने आपसे बोल दिया कि रोटी दो, तो वही कहते हैं कि खुद कार्य न करके दूसरे से करवाना। पापा ने आपको बोला कि उसको लिखो, आपने लिखने का अपने छोटा भाई से बोल दिया लिखवाना, आप दूसरे से लिखवा रहे हैं, उसी को कहते हैं लिखवाना पढ़वाना, यानी खुद कार्य न करके दूसरों से करवाना, उसी को प्रेरणार्थक कहते हैं। उसके बाद होता है पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया। जैसे वो पहुँच कर सो गया, पहुँच कर पहली क्रिया, और सो गया दूसरी क्रिया। मतलब कि एक काम खत्म होने से पहले, मतलब काम खत्म होने से पहले ही एक पहले क्रिया हो चुकी है, मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं उतना ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं इसे ये भी कहता हूँ कि मैं इसे 1-2 दिन में सुधार दूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, खिन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी इनमें से खिन का विलोम क्या होता है। तो चलिए, 4 ऑप्शन है, अप्रसन्न, मलाल, दुखी, प्रसन्न। आपको आंसर पता ही होगा, लेकिन हम ऑप्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, दुखी, दुखी का अर्थ होता है कष्ट होना, इसका विलोम क्या होता है, सुखी, यानी आनंद में होना। दूसरा ऑप्शन था मलाल, मलाल का मतलब होता है पछतावा या अफसोस। यार इस बार अगर जीडी में नहीं होगा तो मलाल होगा, यानी पछतावा होगा, अफसोस होगा। और इसका अर्थ होता है विलोम बेमलाल, यानी संतोष, यानी बिना किसी अफसोस के मन की शांति। ऑप्शन 3 था अप्रसन्न, जो खुश न हो, यानी खिन का समानार्थी, और इसका विलोम होगा प्रसन्न, यानी जो खुश हो। उसके बाद चौथा ऑप्शन है प्रसन्न, यानी खुश या आनंदित, और इसका ऑप्शन विलोम होगा खिन,
यानी उदास या दुखी। और एग्जाम में आपसे वही पूछा था, खिन, खिन का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा प्रसन्न यानी खुशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। देखिए हाँ, इस शिफ्ट में टोटल 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो हर लड़के ने गलत किया था या स्किप किया था। ऊपर के 2 क्वेश्चन आपने देख लिए जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये भी एक, ये तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें बताता हूँ कि इसमें गड़बड़ क्या है। आप सब जानते हैं कि ऑप्शन ए इसका अर्थ होगा, लेकिन भाई नॉर्मल जो मॉडरेट टाइप के लड़के होते हैं इसको मार के चले थे, लेकिन जो अच्छे लेवल के लड़के रहते हैं उनके कन्फ्यूजन हो गया कि ए होगा या सी होगा। और ये पढ़े लिखे होगा कि मैं बस बात करूँ नॉर्मल लड़कों की नहीं बात करूँ, कि उनको कन्फ्यूजन क्यों हुआ। तो देखिए, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए, इसने पूछा अंक, वाक्य मेरे प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प, यानी इसका पूछा एकार्थी शब्द। तो देखिए, अंक का मतलब ये भी होता है और नाटक के अंक भी होते हैं और ये गिनती के अंक, ये दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों को कन्फ्यूजन हो। अब ये देखिए होते कैसे हैं। तो अंक किस अनेकार्थी शब्द, देखिए ये बहुत एग्जाम में पूछा, इसलिए मैंने इसके जितने भी अंक के प्रकार होते हैं सभी लेते हैं। पहला संख्या, जैसे 1 2 3 आदि को अंक कहा जाता है, कन्फ्यूजन दूर। दूसरा गोद, माँ की गोद को अंक कहते हैं, जैसे अंक से आपके माँ की गोद में आप माँ की गोद में लेटते हो तो उसे भी अंक कहते हैं। नाटक का भाग, किसी नाटक या एकांकी के एक हिस्से को अंक कहा जाता है। आपने सुन लिया। और देखिए ये देखिए ऑप्शन में नाटक के अंक, अंक का अर्थ नाटक का भाग होता है यानी किसी नाटक के एक हिस्से को। तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन एग्जाम ने किसको माना और क्यों माना। ऑप्शन चौथा था चिन्ह या धब्बा, यानी किसी चीज पर लगे निशान को भी अंक कहते हैं। तो अंक के 4 ही अर्थ होते हैं और ये एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते हैं। तो देखिए हम ऑप्शन ए को ही क्यों मानेंगे, सी के क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर इसने बोला है परीक्षा। तो आप बताइए परीक्षा में क्या होता है, गिनती के अंक हमारे पेपर में आते हैं या नाटक के अंक आते हैं, तो गिनती के अंक आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परीक्षा में अंक है मेरे 160 में, इमेजिन कीजिए 142 आ गए, तो भाई ये परीक्षा के ही अंक हुए ना, यहाँ पे नाटक के अंक थोड़ी होंगे, इसलिए ऑप्शन ए को सही माना गया, जबकि ऑप्शन सी भी वही अर्थ देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा अगर मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं इस लेक्चर को मैं कम करूँगा, जो स्क्रीन पर आएगा बस उसी को मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं अच्छे से लिख के लाता हूँ ताकि बोलते टाइम मेरे दिमाग से क्या भूल जाए, हो सकता है दिमाग में ना आए तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर दूँ, इसलिए मैं लिख के लाता हूँ। तो आप मेरे कमियों को ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी है मेरे में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है, यानी किसमें बहुवचन है। प्रेम तुम्हारे मामा है, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, वह एक दाता है, देवराज अत्यंत वीर है। इसका आंसर तो भाई कोई भी दे सकता है, लेकिन ऑप्शन तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ये बहुवचन है क्योंकि प्रेम और हरि दो लोग हैं, दो करता है प्रेम और हरि। वह एक दाता है, एक वचन है, यहाँ वह और वह एक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। देवराज अत्यंत वीर है, ये भी एक वचन है, क्यों, यहाँ केवल देवराज की बात हो रही है और क्रिया है, यानी क्रिया बस एक ही है और देवराज एक की बात हो रही है, एक वचन। प्रेम तुम्हारे मामा है, तो ये भी एक वचन है क्योंकि केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है, वो भी प्रेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने गद्यांश इतने अच्छे ने 15 तो देखिए, तोता उड़कर पेड़ की निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर पूर्ण करें। देखिए आप ये नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन गलती है, जब निम्नलिखित दे दिया है तो स्पेस नहीं देगा। इसमें आपको बताने के लिए में से कौन सा देशज शब्द है, देशज बताना। जैसे आप इसमें से ये देखिए, तोता उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ गया, तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया, डाल पर बैठ गया या टहनी पर बैठ गया, इनमें से कौन सा होगा। और उन्हें आपको देशज शब्द बताना है, देशज। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। देखिए फुनगी क्या है, तो फुनगी एक देशज शब्द है, स्थानीय बोल का शब्द है जो पेड़ के ऊपरी सिरे के लिए आता है। ऑप्शन देशज यही सही होगा, ऑप्शन ए। टहनी, देखिए यह शाखा का सरल रूप है, ये तद्भव रूप है, हमसे देशज पूछा है। डाल, ये तद्भव, यह भी सामान्य बोलचाल में शाखा के लिए उपयुक्त होता है, ये तद्भव। और शाखा ये तत्सम है, ये संस्कृत का शब्द है,
हमसे दिशा बताता तो फुन की होगा। देखा आपने, पेट की जब सबसे ऊपरी छुरी होती है जिस पर चिड़िया बैठते हैं उसी को फुनगी कहते हैं। तो ये नया वर्ड था। चलिए अब गद्यांश की तरफ चलते हैं। आइए गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश कह रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठकर टिफिन खाता हुआ, उससे कुछ दूर एक उम्र दराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा स्पेस वेग पाइपर बजा रहा था। उसने काला लबादा गाउन पहन रखा, स्पेस कपड़े जूते ठीक ठाक पहन रखे थे, हैट भी लगा रखा था। उसके सामने जमीन पर काठ और कपड़ों का बना संदूकनुमा बॉक्स था। बॉक्स में कुछ सिक्के थे। वह खड़ा होकर वाद्य स्पेस रहा था। उसके लाल वाद्य बजाने के कारण फूल फूल जा रहे थे। उसके गाल वाद्य बजाने के कारण फूल फूल जा रहे थे, जैसे हमारे यहाँ भी शहनाई बजाते समय या शंख फूंकते समय। लोग उसके सामने से अदब स्पेस से गुजर रहे थे। एक दो लोगों ने उससे अभिवादन भी किया। कुछ लोग करीब जाते और झुककर बॉक्स में पेंस यानी सिक्के डाल देते। दूर से फेंकता कोई नहीं था। वह एक भिखारी था, लेकिन यहाँ उसे स्ट्रीट आर्टिस्ट, सड़क कलाकार कहा जाता था। भिक्षा या दान भी यहाँ कला के माध्यम से लिया जाता है। कोई मांगता या गुहार नहीं लगाता, या तो चुप बैठा रहता या संगीत कला या गायन के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करता। यह दृश्य मुझे सुखद विस्मय से भर गया। मैं देर तक उसे वाद्य बजाते देखता सुनता रहा। पास में पेंस यानी सिक्के न होने का अफसोस हुआ। भिक्षा के लिए यहाँ हाथ फैलाने की परंपरा नहीं है। एक बार आप आम भाषा में समझ लीजिए कि गद्यांश में क्या कहना चाहता था। एक व्यक्ति एक मार्केट में गया था और वो खाना खा रहा था, दोपहर का खाना खा रहा था अपना। तो उसने देखा कि रोड के किनारे एक आदमी बैठकर वेग पाइपर बजा रहा था और लोग आ रहे थे उसके सामने, इज्जत से गुजर रहे थे। कहाँ गया? उसके सामने, मतलब उसके सामने अच्छे से गुजर रहे थे, उसको कुछ पैसे दे रहे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसको दे सकूँ, और इस बात का मुझे अफसोस हुआ। और हमारे यहाँ भिखारी लोग बोलते हैं कि पैसे मांग रहे हैं, लेकिन इस शहर है यहाँ पे इसको स्ट्रीट आर्टिस्ट कहते हैं, यानी सड़क कलाकार कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? तो क्वेश्चन 16 कहता है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उससे कुछ दूर एक उम्र दराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा स्पेस वेगपाइपर बजा रहा था। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। शहनाई जैसा, जब जैसा दे दिया भाई तो तरह का क्यों आएगा? एग्जाम्पल, रोहित अक्षय कुमार जैसा लग रहा था। रोहित अक्षय कुमार तरह का लग रहा था, तो दोनों का मतलब एक ही है भाई। ये जो मैंगो है ना, ये खट्टा जैसा लग रहा है भाई। ये जो मैंगो है ना, ये खट्टा तरह का लग रहा है। दोनों का मतलब एक ही हो गया। तो ऑप्शन ए पहले तो गलत हो गया। और वाद्य को थोड़ा सा साइड में आप रखिए। बाज्य, तो देखिए बाज्य नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो ये गलती हो गया। अब बताता है समान जैसा। भाई तू रोहित जैसा लग रहा है, भाई तू रोहित समान लग रहा है, तो भाई दोनों का मतलब सेम है, तो ये भी गलत हो गया। अब वाद्य समझिए। जो शहर के होंगे वो तो आंसर कर दे होंगे वाद्य, जो गाँव के होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी। भाई देखो, जैसे बाइक को और गाड़ी को हम क्या कहते हैं? वाहन कहते हैं, व्हीकल कहते हैं। ठीक उसी तरह शहनाई को और वेगपाइपर को, इन्हें वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बाइक को आप गाड़ी कहते हैं ना, व्हीकल कहते हैं, वैसे वेगपाइपर और शहनाई को वाद्य यंत्र कहते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया तरह का। वाक्य में जैसा पहले ही, देखिए जैसा यहाँ पे आ चुका है, इसलिए वाक्य में जैसा पहले ही आ गया है, जैसा तरह का बोलचाल व्याकरण के हिसाब से दोहराव हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन वाद्य। वाद्य का अर्थ है बाजा या संगीत यंत्र। शहनाई या वेगपाइपर दोनों इस श्रेणी में आता है, यानी दोनों संगीत यंत्र है, यानी वाद्य यंत्र है। वाद्य ये शब्दकोश में नहीं है, यानी गलती है। दूसरा समान, जैसा पहले आ चुका है इसलिए समान नहीं आएगा, क्योंकि जैसा और समान का मतलब एक ही होता है।
एक ही वाक्य में दो का साथ आना वाक्य में अशुद्धता बना देता है। तो सही वाक्य क्या है? उससे कुछ दूर एक उम्र दराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा वाद्य वेगपाई पर बजा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसने काला लबादा गाउन पहन रखा, स्पेस। देखिए इसमें तीन मतलब दो स्त्रीलिंग के हैं, एक पुल्लिंग के हैं, और पुल्लिंग में ये भूत का है और ये वर्तमान का है। तो आप पहले बताइए कि वो कलाकार पुरुष था या स्त्री था? तो कलाकार पुरुष था, तो थी तो पहले खत्म हो जाएगा। हट जा भाई, हट जा, हट जा भाई, हट जा। हाँ, तो देखिए मैंने गद्यांश को 2 लाइन काट के लाया ताकि आपको ऊपर ना जाने की जरूरत पड़े। उसने काला गाउन लबादा पहन रखा, स्पेस, ये पूछे। आगे की लाइन में दिया था कि कपड़े जूते ठीक पहन रखे थे मतलब भूतकाल की बात हो रही है, और ये पुरुष है, तो पुरुष से तो पहले तो स्त्री को साइड में कर दीजिए, और भूत था तो है भी साइड हो जाएगा। था आगे भी पढ़ लेते हैं। हैट भी लगा रखा था। देखिए वो मार्केट में गया, उसने कलाकार को देखा और घर पे आके किसी से बता रहा होगा, इसलिए था बोल रहा है कि भाई ये देखा था, उसने पहन रखे थे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी उसको भी एक सही एक्सप्लेन किया, आप चाहें तो देख सकते हैं। गाउन एक पुल्लिंग शब्द है, थी का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के साथ किया जाता है, इसलिए गलत है। थी यह स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन रूप है। देखिए ये थी में अंक मात्रा नहीं है, ये अंक मात्रा है, ये एक वचन के लिए यूज होता है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वो खड़ा होकर वाद्य स्पेस रहा था, बजा रहा था, गा रहा था, रो रहा था, चल रहा था। क्वेश्चन ऑप्शन को छाटना सीखिए। वह खड़ा होकर वाद्य को, क्या का वाद्य को? वाद्य चल रहा था? नहीं। वाद्य रो रहा था? नहीं। अब वाद्य बजा रहा था या वाद्य गा रहा था? अब बताइए, वाद्य बजाया जाता है या वाद्य गाया जाता है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे बाइक को हम गाड़ी कहते हैं, वाहन है ये, इसी तरह वो एक वाद्य यंत्र था, और वाद्य यंत्र को गाया नहीं, गाया मुंह से जाता है, और वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बांसुरी अब बजाते हैं, बांसुरी अब गाते थोड़ी है, गाया मुंह से जाता है। देखिए बजा किसी भी संगीत यंत्र के साथ हमेशा बजाना क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन ए से गा गलत है, क्योंकि गाना गले या आवाज़ से किया जाता है, वाद्य यंत्र को गाया नहीं जाता बल्कि उसकी धुन पर गाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित चिन्हित शब्द का विपरीत शब्द पहचान, यानी विलोम पूछा है। लोग उसके सामने से अदब गुजर रहे थे। अदब का विलोम क्या होता है? तो आपको अदब का अर्थ पता होना चाहिए। तो देखिए अदब का अर्थ सम्मान होता है। चलिए ये नीचे है एक्सप्लेनेशन को समझिए। बुरा अदब ऑप्शन है गलत, बुरा एक विशेषण है, उसने अदब का विपरीत पूछा था। बेअदब, देखिए इसकी वर्तनी गलत है, क्योंकि डब बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा आई की मात्रा है, डबल है, जो भी बोलते हैं, मतलब ये वाला इसकी मात्रा है, जबकि होना चाहिए था ये वाला, एक वाला। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, बी अदब। तो देखिए बी अदब, अदब का अर्थ होता है, जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया था, अदब का अर्थ होता है शिष्टता या सम्मान। लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे, लोग उसके सामने से सम्मान से गुजर रहे थे। और अदब का विपरीत यानी सम्मान का विपरीत अपमानजनक, यानी बेअदब। ऑप्शन सी सही है। नज़रअंदाज होगा नहीं, इसका अर्थ होता है अनदेखा करना, ये एक क्रिया है नज़रअंदाज। तो ऑप्शन सी इसका। अब लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, क्वेश्चन नंबर 20। उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य के चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द सिक्के का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन है, धाक, टंक, मुद्रा, रूपक। भाई मुद्रा तो सभी लोग जानते हैं कि सिक्के का पर्यायवाची होता है, उसने पूछा सिक्के का पर्यायवाची नहीं, तो ये तो सिक्के का पर्यायवाची होता है। टंक आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इस शासक ने इस मुहर के सिक्के चलाए, उसी को टंक कहते हैं। और रूपक इसको भी वही कहते हैं। धाक, धाक का मतलब होता है रौब होता है। चलिए ऑप्शन को देखिए। धाक यानी रौब, दबदबा या प्रभाव। भाई उस जिले में मेरा दबदबा है, धाक है मेरा, मैंने धाक जमा के रखा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्के का पर्यायवाची नहीं है। टंक मुहर लगा हुआ सिक्का, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। मुद्रा ये धन का रूप होता है। रूपक
चांदी का सिक्का होता है ना, इसी को हम रूपक कहते हैं। रूपक मतलब चांदी का सिक्का, प्राचीन भाषा में चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। तो इसने पूछा था कि सिक्के का पर्यायवाची नहीं, तो सिक्के का पर्यायवाची है, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये 4 फरवरी का पहला शिफ्ट था। तो हो सकता है कि इस वीडियो में मेरी बहुत सारी कमी आपको दिखे, जैसे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे उतना नहीं करना चाहिए, जो मैंने लिख कर लाया है उसी को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, बस उसी को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, पढ़ाते टाइम होता है कि कुछ दिमाग से उतर जाते हैं, इसलिए मैंने लिख के लाया ताकि दिमाग से कुछ भी ना उतरे, इनको देख के अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो मेरी जो जो कमियाँ दिखी आपको, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और अपनी टोटल 42 वीडियो आएंगे हिंदी के, जिसमें से एक वीडियो हो चुकी है और 41 वीडियो बची है। और जिस टॉपिक के बारे में पूछे उस टॉपिक को हमने देखा कि कितने अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। और मैं भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा भी एग्जाम होने वाला है, पोस्टपोन हो गया था, 30 फरवरी से होने वाला था। अब डेट देखते हैं कब का आता है। तो अपना यही है कि भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।